नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जी इस क्लासेस में। तो दोस्तों अगर वीडियो की बात करें तो हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो ला रहे हैं जो कि आज 7वां दिन है। साइंस का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जिसमें आपको टॉप एमसीक्यू मिलेंगे, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उन सभी को एक बार आप जरूर लगाइएगा और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खास करके, जो कि एग्जाम में सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। इस अगर श्रृंखला की बात करें दोस्तों या बैच की बात करें दोस्तों, तो ये जो है रेलवे सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ साइंस के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जिसका आज 7वां भी दिन भी है और 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। इसमें अगर प्रश्नों की बात करें दोस्तों तो ये जो सीरीज चल रहा है आपको 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। खास बात कि यहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं रिवीजन करके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। याद रखिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम लोग पार्सेक के नाम से जानते हैं या पार्सेक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो अगर आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको और कौन कौन से टॉपिक आप सभी को कवर कराना है, तो उस टॉपिक को मैं आपको इस सेशन में कवर करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों यही अगर हम लंबाई की बात करें अगर किलोमीटर में, तो किलोमीटर में अगर चेंज करना होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मीटर में भी पूछ सकता है और किलोमीटर में भी पूछ सकता है ये लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 लीटर जो है आपको 0.2642 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों एक फर्मी में जो होता है ना आपको 10⁻−15 मीटर के होता है या 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खास करके, जो कि आपके एग्जाम में सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लॉगरिथम के आविष्कार कौन है। तो लॉगरिथम का जो आविष्कार किसने किया था दोस्तों ये बताना है आपको। तो लॉगरिथम का जो आविष्कार किया था आपको जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल और लगातार सेशन को देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो है आपको मैक्स प्लांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जिससे हम लोग मापते हैं, ह्यूमिडिटी जो मापते हैं, उसे हम लोग हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं या हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, इससे आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्य का घनत्व या उत्प्लाव घनत्व मापते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोन की बात करें दोस्तों तो जल के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। और अगर मेगाफोन की बात करें दोस्तों तो मेगाफोन जो है बोलने, ट्रम्पेट और बुल हर्न आमतौर पर एक पोर्टेबल या हाथ से डिवाइस होता है। दोस्तों आप देखते हैं अगर फिल्मों में या किसी टीवी सीरियल्स में जिसमें हाथ में एक माइक को लेकर घुमाया जाता है और उससे अनाउंस किया जाता है, उसी को हम लोग मेगाफोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रम जो है आपको 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो उपग्रह का कक्षीय वेग है वो आपको कक्षा की त्रिज्या पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। तो दोस्तों घड़ी में जो चाबी देते हैं हम वो जो उदाहरण है आपको एक स्थितिज ऊर्जा का है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान। तो दोस्तों अगर किसी पिंड के संवेग को अगर 50% बढ़ा दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो 125% इंक्रीज कर जाएगी यानी बढ़ जाएगी। आइए इसे हम एक फॉर्मूले के साथ देखते हैं दोस्तों। अगर हम 50% बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 50 + 50 + 50 × 50/100
100 अगर हम कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ, तो दोस्तों इसका आसानी से आंसर निकल जाएगा। यानी 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 × 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 25 हो जाएगा। यानी टोटल कुल मिलाकर 100 और प्लस 25 यानी 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है आपको सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, यानी ठोस में भी उत्पन्न हो सकती है, गैस में भी उत्पन्न हो सकती है और द्रव्य में भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंगे वो आपको उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी जो है दोस्तों वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। अगर आर्किमिडीज की बात करें दोस्तों तो ये आपको यूनान से थे, जिसका संबंध ग्रीस से था। ठीक है, दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और सारे दोस्त इस वीडियो से जुड़ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों आसान होता है दोस्तों? तो समुद्र के जो पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण जो है ना समुद्र में तैरना आसान लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अब तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, यानी अपस्रव्य तरंग कब कहेंगे, यानी इंफ्रासोनिक, तो जब उसकी जो आवृत्ति हो दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है, आइए तरंगों के बारे में हम इसे विस्तार से जानते हैं कौन कौन सी तरंगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिएबल वेव्स की। तो जिन तरंगों को हमारा कान क्या करता है, आसानी से सुन सकता है और जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो जिसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज से होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगले की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, इंफ्रासोनिक वेव्स यानी अपस्रव्य तरंगे। तो अपस्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है दोस्तों जिनको हमारा कान आसानी से नहीं सुन सकता है या नहीं सुन सकता है और जिसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट्स की, तो पराश्रव्य तरंगे जिसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या इसे हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जो है दोस्तों गाल्टन के द्वारा सीटी बजाकर उत्पन्न किया गया था। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों को। तो उम्मीद है कि ये सब आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना इंफ्रासोनिक और ऑडिएबल्स और अल्ट्रासोनिक, ये तीनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो दोस्तों अगर तरंग की लंबाई को आधा कर देंगे तो ध्वनि का वेग भी जो है दोस्तों वो आपको आधा ही हो जाएगा, 1 यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं दोस्तों यानी साउंड जो होती है ना, साउंड वेव, वो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी हाफ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपको वास्तविक एवं सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी लाइट वेव जो है वो आपको उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है दोस्तों आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नाम से इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में दोस्तों आपको उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो दोस्तों थोरियम का जो नाभिक होता है उसे हम लोग प्लूटोनियम में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों E = mc² को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज के जो पदार्थ का दोस्तों निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि जब भी कोई बिजली की हाई वोल्टेज है तो उसके झटके से जो फ्यूज का जो वायर है वो आपको आसानी से टूट जाए और बिजली के झटके से हमारा घर जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए हम फ्यूज का जो पदार्थ का होना चाहिए वो आपको निम्न गलनांक का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों अगर इन चारों में से बात करें, एक्स तरंग और गामा तरंगे और परावैंगनी और अवरक्त तरंगों की, तो सबसे जो अधिक आवृत्ति होती है यानी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपको गामा तरंगों की होती है। ठीक है, आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें फिर फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक जो होती है आपको गामा तरंगों की होती है,
उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों आपको एक्स किरणों का आता है, यानी एक्स तरंगों का आता है। और उसके बाद बात करें दोस्तों परावैंगनिक किरणें, उसके बाद आपको दृश्य किरण, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो वेव और दीर्घ रेडियो वेव। ये है दोस्तों आपका क्रम है, ठीक है। तो इन क्रम को याद रखेगा क्योंकि इस क्रम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यह है आपको ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो क्षय है आपको दिष्ट धारा में यानी डीसी में जो है ऊर्जा का क्षय सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है आप चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों हमारे घरेलू प्रकाश के लिए जो लैंप जोड़े जाते हैं, ठीक है, वो आपको समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो दोस्तों ऊष्मा जो है आपको सर्वाधिक गति से विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है, या सर्वाधिक तीव्र गति से जो गर्म होती है इसी के माध्यम से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम जो संभवतः ताप है दोस्तों वो है आपको -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम लोग किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती। तो दोस्तों अगर वायुमंडल ही हमारे पृथ्वी पर ना हो तो जो दिन की अवधि है वो आपको काफी कम हो जाएगी, काफी डिक्रीज कर जाएगी, और रात की अवधि जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और एक नया मोड़ दे सके अपनी तैयारी को, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।